Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are well. Let's start our section 17 and 18. In last session, we completed section 16 and I told you its proviso also. Section 17 and 18 are also related to the jurisdiction of court. Section 17 talks about suits for immovable property that is situated within the jurisdiction of different courts. तो आइए सबसे पहले हम यही करते हैं. सपोज कीजिए जो आपकी प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी वो ऐसे सिचुएटेड है कि वहां पर जुरिस्डिक्शन जो है वो कोर्ट, सपोज कीजिए दिस इज कोर्ट 1, कोर्ट 2, कोर्ट 3 एंड कोर्ट 4. इन सब कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन आती है. सो सपोज ए हैज टू फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट बी. ए को बी से अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना है. प्रॉपर्टी जो है वो 10 एकर्स की है, ठीक है. एंड दिस लैंड इज इन 4 जुरिस्डिक्शन, 4 जुरिस्डिक्शन में बटी हुई है. एंड द सूट कैन बी फाइल्ड ईदर इन दीज प्लेसेस. फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी यू कैन फाइल द सूट एनीवेयर ऑफ दीज प्लेसेस या कोर्ट. आप कोर्ट 1 में भी फाइल कर सकते हैं पूरी प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए, कोर्ट 2 में भी जा सकते हैं, कोर्ट 3 में भी और कोर्ट 4 में भी जा सकते हैं, ठीक है. तो सपोज यू कैन फाइल द सूट अंडर कोर्ट नंबर 1 में आप चले गए एंड यू विल सूट विच that court where the court has pecuniary jurisdiction upon where the value of entire property is situated. ठीक है. तो आप सपोज 1 में गए तो 1 जो होगी वो पूरी प्रॉपर्टी का ही आंसर करेगी, उस पूरे सूट को ही हियर करेगी, बेशक वो प्रॉपर्टी दूसरी जुरिस्डिक्शन में है. बट ये किस केस में है, वेयर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से फैली है, इस तरीके से सिचुएटेड है कि वो कई जुरिस्डिक्शन के बीच में आती है. देन द सूट कैन बी फाइल्ड इन द कोर्ट वेयर एनी पोर्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. राइट. नाउ कम टू सेक्शन 18. सेक्शन 18 आपका किसकी बात करता है बच्चे, दैट प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन. ठीक है. आप लोकल लिमिट्स के लिए अभी अनसर्टेन है, मतलब यू डोंट नो, यू आर नॉट श्योर वेदर दिस कोर्ट विल हैव अ जुरिस्डिक्शन और नॉट. ठीक है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए सपोज कीजिए ए फाइल्स द सूट अगेंस्ट बी इन कोर्ट. ठीक है, वही बात है, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है. नाउ बट द एक्चुअल द प्रॉपर्टी इज नॉट सिचुएटेड इन दिस कोर्ट एंड ए हैज फाइल्ड द सूट इन दिस कोर्ट. ठीक है. जो एक्चुअल में जिस कोर्ट में किया है, बाई चांस 1 कोर्ट में सूट फाइल किया है, वहां पर वो एक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है कहीं और. देन क्या होगा, कोर्ट ने ट्रायल किया, उसके बाद कोर्ट ने डिक्री पास कर दी. अब उस डिक्री के खिलाफ बी ने अपील कर दिया और उसमें उसने ग्राउंड क्या रेज किया कि ट्रायल कोर्ट डिडंट हैव द जुरिस्डिक्शन. कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं, बिकॉज प्रॉपर्टी वाज नॉट सिचुएटेड इन दैट कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट डिडंट हैड जुरिस्डिक्शन. बट अब यहाँ पर सेक्शन 18 क्या कहता है, सेक्शन 18 सेज दैट देयर कैन बी 3 सिचुएशन. 3 सिचुएशंस कौन कौन सी होंगी, बिल्कुल ध्यान से ध्यान देना. ठीक है बच्चे, क्या, that the property was not situated in this court jurisdiction but there is some circumstances which have made uncertain before the court whether the property is situated or not. ठीक है. कुछ ऐसे circumstances हो गए जिससे कि कोर्ट को भी ये अनसर्टेनिटी हुई कि उनकी जुरिस्डिक्शन भी बनती है कि नहीं बनती. ठीक है. circumstances की वजह से अनसर्टेनिटी आ गई, एक ये सिचुएशन हो जाए. सेकंड, इन ट्रायल कोर्ट had no jurisdiction, property was not situated, property थी भी नहीं, but trial court didn't record any this type of reason and you go for appeal and you said trial court doesn't have any jurisdiction and there is no reason also recorded to set aside that decree. तो क्या हुआ, देयर ऑल्सो द कोर्ट विल नॉट सेट असाइड द डिक्री. कोर्ट विल गो बैक टू द अपीलेट कोर्ट एंड एग्जामिन whether there were reason for uncertainty or not and if find that there were reason of uncertainty. ठीक है, यहाँ पर तो uncertainty के reasons थे, बट यहाँ पर no record of reasons ऑफ अनसर्टेनिटी, यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई. लेकिन जब अपील की गई तो अपीलेट कोर्ट दोबारा से ट्रायल कोर्ट के पास जाएगी और पूछेगी कि क्या कोई ग्राउंड अनसर्टेनिटी के आपको लग रहे थे. ठीक है. एंड इफ दे फाइंड दैट देयर वर रीजंस ऑफ अनसर्टेनिटी, तब क्या होगा, देन ओनली जो डिफेक्ट है
that defect is that the trial court not recorded the reason. So not recording that reason is not a material defect. If there was a ground for uncertainty, the appellate court will still not decide the decree. ठीक है, appellate court उस trial court के ही फैसले को माने क्योंकि वो इतना material defect नहीं था. थर्ड केस क्या हो सकता है, दैट द ट्रायल कोर्ट एक्चुअली डिडंट हैव जुरिस्डिक्शन, था ही नहीं, बिकॉज प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड नहीं थी, बट देयर वाज नो ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी. कोई ग्राउंड भी उनको नहीं लगा अनसर्टेनिटी का. यहाँ पर तो क्या था, ग्राउंड था. यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया. बट यहाँ पर उनको पता है कि देयर वाज नो ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी एट द टाइम ऑफ ट्रायल, and that the trial court was uncertain, that the property was not situated in that court's jurisdiction. Court knew it very well, they knew it. Appeal court अब क्या करेगी, examine that there was the ground for uncertainty, and if found that there was no ground, it means trial court knew or ought to have know that court doesn't have jurisdiction. मतलब ट्रायल कोर्ट को पता था कि हमारी jurisdiction नहीं है इस केस में. The decree can be set aside. यहाँ पर डिक्री जो होगी वो set aside हो जाएगी, but only when appellate court able to prove that he has suffered a failure of justice. कि ऐसा करने से he had suffered failure of justice. अगर appellate court ये प्रूव कर देगी तो ट्रायल कोर्ट ने जो भी अपना फैसला सुनाया है, ये जानते हुए भी कि उनका कोई जुरिस्डिक्शन की पावर नहीं थी, उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो बच्चे. मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल देकर इस बात को प्रूव किया है. ठीक है, सो in which case the lack of territorial jurisdiction, appellate court can set aside the decree. A case where trial court didn't have jurisdiction and there was also no ground for uncertainty, का कोई ground भी नहीं था, मतलब आप ऐसा नहीं था कि आप श्योर नहीं हो पा रहे हो, and there has been failure of justice. ठीक है, ground भी दिख रहा है, अनसर्टेनिटी का कोई रीजन नहीं है, आप और आपको फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है. इन दैट केस वेयर ट्रायल कोर्ट डिडंट हैव जुरिस्डिक्शन बट देयर वाज अ ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी. ठीक है, ग्राउंड तो था, देन डिक्री सेट असाइड नहीं होती, ये वाला केस. बट इस केस में सेट असाइड होगी. ठीक है, सो सेक्शन जो 18 का ये क्लोज 1 होता है, वहां पर रीजन ऑफ फॉर अनसर्टेनिटी है, ये 18(1) है. और ये 18(2) क्या कह रहे हैं, यहाँ पर रीजन वाज वर नॉट रिकॉर्डेड. ठीक है, सॉरी, दिस वाज वन इज अनसर्टेनिटी का ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड है बट रिकॉर्ड नहीं किया गया है, और यहाँ पर तो पता भी था ग्राउंड का, ये भी है, रिकॉर्ड भी किया, स्टिल आपने केस को पास कर दिया. राइट, सो सपोज कीजिए देर इज अ फैमिली, कल का ही हम एक ले लेते हैं, फैमिली है, फादर है, फादर का सन 1 है, सन 2 है. ठीक है, अब जो सन 1 है, ठीक है, सन 1 है और सन 2 है, जो सेकंड सन है, ही हैड फाइल्ड द सूट ऑफ पार्टीशन. पार्टीशन का सूट फाइल कर दिया, किसके अगेंस्ट, फादर से भी अलग होना और अपने ब्रदर से भी अलग होना उसे. सो हेयर आर 3 प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज हैं, लोकेटेड एट वेयर, एक सपोज कीजिए आगरा में है, एक दिल्ली में है, और लास्ट वन कहाँ पर है, लखनऊ में है. ठीक है, तो सूट ईच ऑफ दीज प्लेसेस दे हैव गोट हाउस, यहाँ पर सब तीनों को घर मिले हुए हैं. तो सूट फाइल इन आगरा, सूट हैज बीन फाइल्ड एट आगरा. नाउ सूट फाइल एनीवेयर एनी ऑफ दीज प्लेसेस. सेक्शन 17 हमें कहता है कहीं पर भी फाइल कर दो, आगरा में कर दो, दिल्ली में कर दो, या लखनऊ में कर दो, ये कहता है. बट ही इज नॉट सर्टेन अबाउट आगराज प्रॉपर्टी, ही इज नॉट श्योर अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ आगरा, दैट इज सेपरेट और जॉइंट प्रॉपर्टी. ठीक है, यहाँ पर अभी जो सन 2 है इसको नहीं पता कि यहाँ वाली प्रॉपर्टी में भी उसका हक है कि नहीं है, क्या ये सेपरेट प्रॉपर्टी तो नहीं है. ठीक है, सो क्या करता है, जो सन फर्स्ट है, ही बिलीव्स दैट इट इज अ जॉइंट प्रॉपर्टी, बट द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट वी सजेस्ट दैट द प्रॉपर्टी इज परचेज्ड एट हिज ओन इनकम, उसने खुद से खरीदी, एंड देयरफॉर इट इज हिज सेपरेट प्रॉपर्टी, और ये मेरी सेपरेट प्रॉपर्टी है, सन 1 ये कहता है. बट जो सन 2 है, ही थॉट दैट द प्रॉपर्टी जो है वो जॉइंट है, बट नॉट श्योर, वो भी श्योर नहीं है. सो प्रॉपर्टी जॉइंट भी हो सकती है और नहीं भी, दोनों को ही अभी डाउट है. ठीक है, सो आफ्टर ट्रायल ही विल नो दैट प्रॉपर्टी इज सेपरेट और नॉट. सो इस सिचुएशन में क्या बनता है, कोर्ट जो है वो अनसर्टेन है, देयर इज अ ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी वेदर दी सूट जो है प्रॉपर्टी से वो जॉइंट प्रॉपर्टी का है कि ये सेपरेट प्रॉपर्टी का है. सो कोर्ट हैज अनसर्टेन, नाउ इट्स अनसर्टेन है ना, वेदर इट हैज जुरिस्डिक्शन और नॉट. सो यहाँ पर क्या होगा, it is under the jurisdiction of court or not. So if it is a separate property then it is out of the jurisdiction of court हो जाएगी.
ठीक है, अगर सेपरेट है तो। सो कोर्ट हैज टू रिकॉर्ड द रीजंस, उनको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे एज टू द राइटिंग वेयर दे बिलीव दैट द प्रॉपर्टी माइट बी जॉइंट प्रॉपर्टी और मे नॉट बी द जॉइंट प्रॉपर्टी। नाउ कोर्ट इज फ्री टू कंडक्ट द ट्रायल एंड कोर्ट जो होगी विल पार्टीशन द प्रॉपर्टी, बट इन डिक्री there is a condition that these two properties has to be divided and this property is separate property. So there was no joint property situated in the trial court, and since trial court decided that partition will between Delhi and Lucknow property, ठीक है, यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया जो आगरा की थी वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, वो जॉइंट नहीं है, सिर्फ जॉइंट प्रॉपर्टी दिल्ली और लखनऊ में ही है। सो देर इज नो जॉइंट प्रॉपर्टी इन आगरा, इट मीन्स आगरा कोर्ट डजेंट हैव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब आगरा की कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं हुआ किसमें, दिल्ली और लखनऊ का केस सॉल्व करने में, क्योंकि आगरा वाली तो सेपरेट मान ली गई है और अब वो दिल्ली और लखनऊ को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो देयर डजंट हैव जुरिस्डिक्शन, बट फिर भी उसमें डिक्री पास कर दी। मेयरली आगरा जो है डिड नॉट हैव जुरिस्डिक्शन, आगरा कोर्ट नॉट पासिंग द डिक्री विल बी सेट असाइड। क्या इसकी डिक्री को सेट असाइड कर दिया जाएगा? अब बताइए, ट्रायल चल रहा है, इसमें अभी दोनों श्योर नहीं थे कि ये प्रॉपर्टी जॉइंट है कि सेपरेट है। कोर्ट ने केस को ले लिया अपने अंडर, क्यों? क्योंकि वो भी श्योर नहीं थी कि ये सेपरेट है कि नहीं है। तो क्या करती है वो केस को पूरा सॉल्व करती है और एट लास्ट पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी थी वो तो सेपरेट थी। तो पता लगने के बाद क्या हुआ, दिल्ली और लखनऊ की प्रॉपर्टी में तो उसका जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, बट स्टिल उसने जो डिग्री है वो पास कर दी। क्या अब जो उसकी डिग्री है, जजमेंट है, उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा? आंसर इज नो, नहीं करा जाएगा। वाई? बिकॉज ट्रायल कोर्ट हैज रिकॉर्डेड द रीजंस, उसने रिकॉर्ड किए हैं रीजन, सर्कमस्टांसिस थे अनसर्टेनिटी के और उसने वो रीजंस रिकॉर्ड किए, द रीजंस ऑफ द टाइम। सो कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स एट द ट्रायल कोर्ट वाज आल्सो नॉट श्योर, कमेंसमेंट के टाइम पे भी श्योर नहीं थे कि प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। सो रीजंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, then appellate court will not set aside the decree. Reasons means as regard to such document about that property which is related to that such is a joint or a separate one. ठीक है, जो कोर्ट में केस प्रेजेंट किया गया है, जो उसमें प्रॉपर्टी थी वो जॉइंट थी या सेपरेट थी, इसकी श्योरिटी नहीं थी और इसी से ही रिलेटेड जो रीजंस है वो रिकॉर्ड किए गए। सो नॉर्मली ऑब्जेक्शन इज रेज्ड, वैसे तो सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज की गई थी बाय ऑपोजिट पार्टी। कोर्ट नॉट रिजेक्ट द प्लेंट because court was not sure about the property whether it is a joint or separate. So court तभी decide करेगा जब court sure हो जाएगा कि उसकी jurisdiction है या नहीं। Therefore court not rejected the plaint, court has reasons recorded and that is why appellate court cannot set aside that decree. समझ में आया बच्चे 718 में मैं क्या बात कर रही हूँ? Some documents and some facts have to be there and on that basis court will record the reasons for the uncertainty. या तो कोर्ट ये करे कि पहले इशू फ्रेम करके इस बात का हियरिंग करे कि आई हैव जुरिस्डिक्शन और नॉट, पहले तो इस बात को फाइनल करे। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स हाउस के एग्जामिन करके डिसाइड करे, या फिर इट रिकॉर्ड अनसर्टेनिटी का रीजन भी रिकॉर्ड कर दे फैक्ट्स के साथ। रीजंस मीन सम फैक्ट्स हैव टू बी देयर, सम डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है, एंड फिर उनके बेसिस पे कोर्ट विल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर ट्रायल and uncertainty. That court not have territorial jurisdiction but it have pecuniary and subject matter jurisdiction तो है। That court had the subject matter and pecuniary jurisdiction, so it didn't have the territorial jurisdiction. That is not the material defect और इसी वजह से जो कोर्ट है उसके जजमेंट को सेट असाइड नहीं किया गया। समझ में आया बच्चे? नाउ सेक्शन 18 का जो क्लोज 2 था, ठीक है, जिसमें ये बात तो हमने रिकॉर्ड कर रीजंस की देख ली। अब क्लोज 2 पे आ जाइए जिसमें रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं बट फिर भी अनसर्टेनिटी लगती है। अंडर सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, जुरिस्डिक्शन मींस टेरिटोरियल, पेक्यूनरी एंड सब्जेक्ट मैटर, यही 3 तरीके की है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉम्पिटेंसी देन दैट इज ओनली पेक्यूनरी एंड सब्जेक्ट मैटर की बात होती है, कॉम्पिटेंसी। एंड इफ use the word jurisdiction that means it had all 3 jurisdiction. So second clause of section 18 क्या कहता है? Under first clause of section 18 court has record the statement, but in that second clause of section 18 the statement had not been recorded, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जाती है। and objection being, जैसे सेक्शन 1 में एक ऑब्जेक्शन लिखा जाता है, ग्राउंड्स लिखे जाते हैं,
क्लोज 2 में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता है। सो क्या होता है फिर, जब ऑब्जेक्शन एपिलेट कोर्ट के सामने या रिविजनल कोर्ट के सामने उठाया जाता है, दैट द डिक्री एंड द ऑर्डर ऑफ द सूट रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी वाज मेड बाय द कोर्ट, जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, तो एपिलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन अनलेस it is opinion that there was at the time of institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction। अगर कोर्ट के सामने अनसर्टेनिटी का रीजन थे, फिर भी उन्होंने हियरिंग की, तो भी उनकी केस को सेट असाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि दे विल शो दैट अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, बेशक वो ग्राउंड्स ना रिकॉर्ड करें। अंडर 18 क्लोज 1 रीजंस ऑफ सर्टेनिटी वर रिकॉर्डेड एंड डिग्री विल नॉट सेट असाइड। बट यहाँ पर क्या है, सेक्शन 18 क्लोज 2 में रीजंस वर नॉट रिकॉर्डेड एंड इट हैज टू पार्ट्स। क्या, one is implicit andari that there was reasons for uncertainty, appellate court will examine and it will find that there were reasons for uncertainty। ठीक है, तो वो डिग्री को सेट असाइड नहीं करेंगे। सेकंड केस इसी से क्या बन सकता है कि that there was no uncertainty भी नहीं थी, and there was no reasons for uncertainty, and if there was no failure of justice, then decree will not be set aside, but if there was failure of justice हुआ है, then decree will set aside। Okay, one where trial court had recorded reasons, there is uncertainty decree, then it will not set aside। बट इफ वेयर द रीजंस जो रिकॉर्ड भी नहीं हुए हैं लेकिन वहां पर अनसर्टेनिटी थी, तभी भी एपिलेट कोर्ट विल नॉट सेट असाइड द डिग्री। बट इफ कोर्ट फाइंड दैट देयर वर नो अनसर्टेनिटी, ना तो अनसर्टेनिटी थी, ना ग्राउंड्स रिकॉर्ड किए गए, ना बट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो वो उसकी डिग्री को सेट असाइड कर देगी। बाय चांस या फेलियर ऑफ जस्टिस भी ना होता तो सेट असाइड नहीं करती। सब कुछ डिपेंड करता है फेलियर ऑफ जस्टिस पे। कंक्लूजन ये निकला। ठीक है बच्चे, सो सेक्शन 18 जो है, अगर आप उसको डीपली पढ़ें तो ये कहता है दैट सेक्शन 18 देयर आर 3 सिचुएशन पॉसिबल। मैं फिर से कह रही हूँ, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग राइट नाउ, अच्छे से सुनना। दैट देयर आर 3 सिचुएशन पॉसिबल। फर्स्ट, ट्रायल कोर्ट हैज रिकॉर्डेड द रीजन फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन। इन सच अ केस द एपिलेट कोर्ट और द रिविजनल कोर्ट सेट असाइड नहीं करेंगी। सेकंड क्या बनेगा, रीजंस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं बट इट वाज फाउंड दैट इट इज नॉट सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन। कोर्ट को यहाँ पर हेयर द कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगी वेदर देयर वर रीजंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इफ यस, तो जो रिकॉर्डिंग नहीं भी की गई फिर भी वो सेट असाइड नहीं होगी। बट अगर स्टार्टिंग में देखा कि अनसर्टेनिटी का कोई ग्राउंड नहीं था, एंड इन सच अ केस डिक्री में बी सेट असाइड ओनली इफ डिफेंडेंट ये प्रूव कर दे दैट यस ही सफर्ड फेलियर ऑफ जस्टिस। राइट बच्चे, सो दिस इज अबाउट सेक्शन 17 and 18। later on in next section I am going to discuss with you section 20, 19 and along with that 21। 21 जो होता है वैसे तो वो 18 के साथ ही रीड किया जाता है, बट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए I'll make a separate session for that। Till then keep reading, keep watching, have a good day, thank you।